वो मनुष्य में पोषण है। क्या है बेटा? मनुष्य में पोषण। तो आज हम लोग मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। वहीं इसके अलावा फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है ना, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। फिर मानव श्वसन क्रिया को भी डिस्कस करेंगे, मानव श्वसन क्रिया का मतलब क्या है। और वहीं जो फिर आज हमारा लास्ट का जो टॉपिक रहेगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक ठीक। तो ये क्या है? यकृत है। फिर यकृत में जो है पित्त रस का स्त्रावण होता है। अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से क्या स्त्रावण होता है? यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। पित्त रस में क्या पाया जाता है? पित्त लवण पाया जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं मोहित यादव आप लोगों को पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और ये बेटा जो लेक्चर आ रहा है ये समरी सीरीज है। क्या है ये समरी सीरीज है। और समरी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? यहां लिखा है भाई, ठीक है। ये समरी सीरीज का लेक्चर 2 है। और आपको पता है कि समरी सीरीज क्या है। समरी सीरीज आप प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करने पड़ी, इसलिए चैप्टर को समराइज करके एक समरी के तौर पे आपको दिया जा रहा है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है? सुनना है। क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। जो भी यहां पर आपको बताया जा रहा है, जो चीजें यहां पर आपको समझाई जा रही हैं, हालांकि आप सब कुछ पहले से ही लाइव क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैराथन हुआ था, वहां पर भी आप लोगों ने 2 चैप्टर को कवर किया था, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने 2 चैप्टर को पढ़ा था। यहां पर समरी सीरीज के माध्यम से हम लोग हर एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, है ना, जो टॉपिक वाइज जो कंटेंट है उसको 1 घंटे के अंदर, है ना, विद इन 1 आवर आप यहां पर आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, जो भी यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है इस पीडीएफ के फॉर्म पे, पीपीटी के फॉर्म पे, ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पर आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को एक बढ़िया सी मजेदार शायरी के साथ, ठीक है ना। वैसे भी जो है मेरे बहुत जो बच्चे हैं, सर एक शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए, है ना। तो आप लोगों के लिए एक शायरी है, शुरुआत करते हैं एक शायरी से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये शायरी आपको डेडिकेटेड थी कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थक करके नहीं बैठना है, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, लगे रहो, मंजिल भी मिलेगी आपको और मंजिल को मिलने का जो मजा है वो भी आएगा। बस करना क्या है? आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हमारे साथ जुड़े रह करके यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जो आपको बताई जा रही हैं, उसको बस आराम से क्या करना है? आपको सुनना है। और सुन करके अपने ब्रेन में ना उस कॉन्सेप्ट को एकदम बैठा लेना है। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा उससे। और आपको जब बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, जब सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छा ये कैसे आएंगी? ये अच्छा आप भी सोच रहे हो सर लाइव क्लास में पढ़ाया, फिर आपने मैराथन में पढ़ाया, अब आप समरी सीरीज में पढ़ा रहे हो, है ना। सेम चीज को कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ आप इसको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना, जिससे कि आपको कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़े, है ना। आपको देखो क्या होता है ना कि जब आप चीजों को बार बार सुनेंगे, तो जब आप किसी पॉइंट को बार बार सुनेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपके माइंड पे एकदम सेट हो जाएगा, ठीक। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो सभी आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं, जिससे आपको चीजों को रटना ना पड़े। आप आसानी से क्या कर पाएं? एग्जाम में अपने क्वेश्चंस के आंसर को लिख पाएं और जो है बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से क्या हो सके? आप परसेंटेज पाएं, और जिससे आपका नाम हो, आपका नाम होगा तो उसमें हमारा भी नाम होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहां पर हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान में जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है उस चैप्टर का? चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में कुछ बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। सबसे पहला टॉपिक है पोषण, और फिर इसके बाद पोषण के बाद श्वसन, फिर वहन मतलब कि परिसंचरण और उत्सर्जन। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको हम लोगों को डिस्कस करना था।
लेक्चर फर्स्ट वाले में, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पोषण के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोगों ने पोषण को समझा था। ठीक है ना, क्या किया था हम लोगों ने पोषण को समझा था। ठीक है, और जो पोषण के प्रकार होते हैं, तो पोषण के प्रकार भी देखे थे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक, तो पोषण के बारे में समझा कि पोषण क्या है, फिर पोषण के प्रकार जो 2 प्रकार थे, एक स्वपोषी ठीक, दूसरा क्या था, परपोषी, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विषमपोषी। ठीक, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़े थे। ठीक है, जिसमें जो स्वपोषी पोषण है, इस स्वपोषी पोषण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, कौन सा, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्वपोषी के अंतर्गत आता है ना, कि एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो प्रकाश के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहीं ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ये किसके माध्यम से होती है, तो ये स्ट्रोमेटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से होती है। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में, मतलब कि जो पिछला लेक्चर आपका गया था लेक्चर 1, वहां पर हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने स्वपोषी का ही एक दूसरा भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। रसायन संश्लेषी, जिसमें रसायन की मदद से, मतलब केमिकल की मदद से जो है बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी के भी जो 2 पार्ट होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने करी थी। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बेटा विषमपोषी पोषण की, तो ये जो विषमपोषी पोषण है, ये विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या था, पहला था प्राणी समभोजी, ठीक, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा क्या था बेटा, परजीवी। ठीक, प्राणी संभोजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होलोजोइक। ठीक, मृतोपजीवी को सैप्रोफाइट, और परजीवी को पैरासाइट। ठीक है ना, विषमपोषी पोषण हेट्रोट्रॉपिक और स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक। ठीक, तो ये चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने एक पॉइंट कल और डिस्कस किया था, वो क्या था, तो एक तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया पोषण, जिसमें फिर पोषण के प्रकार और फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने डीप में बहुत ही अच्छे से उसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था अमीबा में पोषण, कि किस तरह से अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में पोषण की क्या प्रक्रिया होती है, किसके माध्यम से अमीबा में पोषण होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में क्या पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो वो स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, जो खाद्य कण होता है उसको अपने अंदर पकड़ लेते हैं, और किस फॉर्म में, खाद्य रिक्तिका के फॉर्म में, खाद्य रिक्तिका के रूप में उसको फिर अपने अंदर ले आते हैं। और इस तरह से स्यूडोपोडिया के माध्यम से क्या होता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है। इतना हम लोगों ने चर्चा किया था। वहीं मनुष्य में पोषण पढ़ना था, ठीक है, लेकिन समय की कमी की वजह से हम लोग उसको खत्म नहीं कर पाए थे। आज हम लोग उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के जो टॉपिक हैं, आज के जो टॉपिक हैं हम लोगों को आज पढ़ने हैं, वो क्या है, वो मनुष्य में पोषण है। क्या है बेटा,
मनुष्य में पोषण। तो आज हम लोग मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे कि मनुष्य में क्या प्रक्रिया होती है पोषण की, आहार नाल का चित्र क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, एक उसका चित्र क्या होता है, किस तरह से जो है लार ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं, ठीक है, आमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें क्या क्या निकलता है, इसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। वहीं जो उसका छोटी आंत का जो भाग है, ठीक है, जिसको ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और यकृत क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है, ये सारी चीजें आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। वहीं इसके अलावा फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है ना, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो कोशिका में होने वाला जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन को समझेंगे और क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं, क्या क्या इसके प्रकार हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, क्या अंतर होता है, क्या ऊर्जा जो निकल रही होती है श्वसन की प्रक्रिया में उसमें भी अंतर होता है क्या, उसको भी आज हम लोग समझेंगे यहां पर, ठीक है। फिर मानव श्वसन क्रिया को भी डिस्कस करेंगे। मानव श्वसन क्रिया का मतलब क्या है, यहां पर ब्रीथिंग से मतलब है श्वासोच्छ्वास से, ठीक है ना। मानव श्वसन क्रिया का मतलब क्या है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग को, किसको डिस्कस करेंगे, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ठीक। तो ये सांस लेने की क्या प्रक्रिया है, अंतः श्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस यहां पर करेंगे। और वहीं जो फिर आज हमारा लास्ट का जो टॉपिक रहेगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक। मानव श्वसन तंत्र में हम लोग फेफड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका चित्र देखेंगे और समझेंगे गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, एल्वियोलाई, कुपिका के माध्यम से होता है। और कुपिका को ही, एल्वियोलाई को ही क्या कहते हैं, फेफड़ों की, लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट कहते हैं किसको, एल्वियोलाई को, कुपिका को, किसकी है ये, लंग्स की, ठीक। तो इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आज हम लोग जिस जिस टॉपिक को यहां पर कवर करेंगे वो 4 टॉपिक है यहां पर कि मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। वहीं मानव श्वसन क्रिया क्या है, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, ठीक है। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। एक, जब हम वातावरण की ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और हमारे ऊतकों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के माध्यम से वातावरण में बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो ये क्या प्रक्रिया है, इसको भी हम लोग मानव श्वसन क्रिया में समझेंगे। इसके बाद फिर मानव श्वसन तंत्र के बारे में समझेंगे। श्वसन तंत्र का मतलब क्या हो गया, फेफड़ों के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को किस तरह से चीजों को पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो यहां पर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण। मानव में पोषण किस तरह से होता है, तो ये जो आपको यहां पर चित्र दिख रहा है ये किसका चित्र है, ये आहार नाल का चित्र है। किसका चित्र है बेटा, ये आहार नाल का चित्र है। आहार नाल अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, हिंदी में आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल का चित्र आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं इनके अंतर आने वाले जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि हमने आपको बताया लार ग्रंथियों के बारे में, हमने आपको बताया आमाशय में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों के बारे में, ठीक। यकृत के बारे में बात कर लें, लीवर में, या फिर पैंक्रियास की बात करेंगे, अग्नाशय के बारे में, यकृत से निकलने वाला पित्तरस मतलब बाइल जूस, और पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी जूस, ये भी जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं हम बात करेंगे फिर छोटी आंत और बड़ी आंत की। और छोटी आंत की जब हम बात करेंगे तो छोटी आंत में कौन कौन से रस पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या करते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से तोड़ा जाता है, प्रोटीन को, वसा को तोड़ने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये सारे जो डायमेंशंस हैं, ये सारे डायमेंशन क्या है, इस मनुष्य के पोषण की प्रक्रिया में क्या है, महत्वपूर्ण है। वहीं हम यहां पर यह भी देखेंगे कि जो पोषण की प्रक्रिया है ये कितने चरणों में पूरी होती है, तो 5 चरणों में पूरी होती है। इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं आहार नाल के चित्र की, एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल के जब हम चित्र यहां पर देखते हैं तो यहां पर कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसा कि सबसे पहले
सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखो हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, भोजन को खाने की। जैसे कि चैप्टर की शुरुआत भी किससे हुई थी, पोषण से। और पोषण क्या है, भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है, भोजन को खाने की, भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और भोजन किस तरह का लेना चाहिए, तो संतुलित आहार के रूप में भोजन को लेना चाहिए। ठीक, अब जब भोजन को प्राप्त करते हैं, जो भोजन को लेते हैं, तो सबसे पहले भोजन कहां जाता है, हमारे मुख गुहा में जाता है। कहां जाता है, ये जो हमारी मुख गुहा है जिसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं अंग्रेजी में, तो इस मुख गुहा में सबसे पहले भोजन जाता है। मुख गुहा में दांत हैं, जीभ है, ठीक है ना। जीभ जो पूरे भोजन में लार को मिक्स करती है, दांत जो भोजन को काटने, भोजन को चबाने में और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। ठीक, तो इसके बाद मुख गुहा के बाद फिर भोजन कहां जाता है, ये पीछे, ये नहीं, इसके पीछे एक लंबी सी ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की एक संरचना होती है जिसको ग्रसिका कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मुख गुहा हो गया, सबसे पहले पार्ट क्या हो गया बेटा, मुख गुहा। ठीक, तो ये मुख गुहा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेकर के जाते हैं। इसके बाद फिर आप ये जो लंबी सी ट्यूब के आकार की जो नलिका देख रहे हैं, ये लंबी सी ट्यूब के आकार की ये जो नलिका है, ये श्वास नाल के पीछे होती है। ठीक है ना, ये हमारी श्वास नाल है जिसको हम लोग श्वास नली या फिर अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं। इसके पीछे ये ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की संरचना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रसिका कहते हैं। और ग्रसिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको ओइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइसोफेगस अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में ग्रसिका कहते हैं। और मुख गुहा को आप माउथ भी कह सकते हैं या फिर बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। या बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद जब ये जो ट्यूब के आकार की जो नलिका है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, ये कहां आकर के खुलती है, तो ये आकर के अमाशय में इस तरह से खुलती है। तो ये क्या हो गया बेटा, अमाशय हो गया। ठीक, और अमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आपको पता है, इसको स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्टमक कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अमाशय कहते हैं। ठीक, अब ये अमाशय हो गया। अमाशय के बाद अगर और फिर आप नीचे बढ़ोगे तो फिर हम सीधे आते हैं किसमें, छोटी आंत और बड़ी आंत में। किसमें आएंगे फिर हम, ये हो गई आपकी बड़ी आंत, ये क्रमिरूप परसेसिका, ठीक, और ये फिर मलाशय। ठीक, और वहीं अंदर की तरफ ये क्या है, तो ये छोटी आंत का भाग जिसको क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली के आकार की संरचना है जो बहुत ही जटिल फॉर्म में यहां पर पाई जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बक्कल कैविटी मतलब कि मुख गुहा, उसके बाद ग्रसिका मतलब कि ओइसोफेगस, उसके बाद अमाशय मतलब कि स्टमक, और फिर उसके बाद सीधे कहां पे आ जाएंगे, तो आंत में आ जाएंगे। आंत को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं। अगर सिर्फ आंत की बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन मतलब कि आंत। और फिर ये आंत भी दो तरह की हो जाएगी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी आंत और क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। ठीक है ना। तो छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट है ये किसका, छोटी आंत का पार्ट है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, ग्रहणी होगा, फिर अग्र क्षुद्रांत और फिर क्षुद्रांत। कहां लिखे हैं ये सारे के सारे नाम, तो ये देखो भाई, ढूंढो इसमें कहां लिखे हैं। ग्रहणी तो नहीं लिखा है लेकिन क्षुद्रांत लिखा है। ठीक, क्षुद्रांत लिखा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, मतलब कि ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत अभी लिख करके आपको सारे नाम बता दिए जाएंगे। वहीं जब आप बड़ी आंत की बात करोगे तो बड़ी आंत में क्या आ जाएगा, तो बड़ी आंत में आ गया ये अंधनाल हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, अंधनाल। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉलन।
ठीक है, जिसको वृहदांत्र कहते हैं, और फिर ये हो जाएगा मलाशय। तो सारे यहां पर क्या लिखा हुआ है, वृहदांत्र लिखा हुआ है, बाकी सारे नाम आपको यहां पर फिर अभी हम लिख के दिखाते हैं। ठीक, और सबसे आखिरी में क्या पाया जाएगा, गुदाद्वार। गुदाद्वार जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो गुदाद्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। इस पूरे ही चित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, जिसको यहां पर सबसे छोटी सी उंगली के आकार की संरचना आप यहां पर देख रहे हो, जिसको क्या कहते हैं, क्रमी रूप परशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये किसका भाग हो गया, आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का ये भाग हो गया। और जब इसमें हम बात करेंगे यकृत की, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यकृत कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है, ये लिखा है देखो। ठीक, तो ये क्या है, यकृत है। फिर यकृत में जो है पित्त रस का स्त्रावल होता है, तो वो कहां पर होता है, तो पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और पित्त नली के माध्यम से फिर वो ग्रहणी वाले भाग में चला जाता है। वहीं ये अग्नाशय है, तो यकृत और अग्नाशय दोनों को यहां पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही ग्रंथि भी हैं। जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो चलो एक बार फटाफट सारे नाम हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा कि कौन कौन से जो है भाग आहार नाल में पाए जाते हैं, क्योंकि नाम याद रखना क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा पाई जाती है। सबसे पहले क्या पाई जाती है, मुख गुहा। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, ग्रसिका। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे क्या मिल जाएगा, अमाशय। फिर चौथे नंबर पे हम बात करेंगे आंत की। ठीक, मुख गुहा मतलब कि बक्कल कैविटी। ग्रसिका मतलब कि ओइसोफेगस। ठीक, अमाशय मतलब स्टमक, और आंत मतलब इंटेस्टाइन। ठीक, वहीं फिर आंत के कितने भाग हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे, एक छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। एक छोटी आंत। ठीक, फिर हमने आपको बताया था कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्रहणी। दूसरा अग्र क्षुद्रांत। ठीक, और तीसरा क्षुद्रांत। ठीक है, फिर वहीं आप अगर बात करोगे बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत के भी कितने भाग हो जाएंगे, तीन। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, पहले को बोलते हैं अंधनाल। दूसरे को बोलते हैं वृहदांत्र, और तीसरे को क्या बोलेंगे, मलाशय। ठीक है, और इसमें हमने आपको क्या बताया, एक महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक क्रमी रूप परशेषिका, जो इस समय किस रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं कि ये जो क्रमी रूप परशेषिका है, ये किस रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में है। अवशेषी अंग। ठीक है, तो क्रमी रूप परशेषिका वो अवशेषी अंग के रूप में है। और गुदाद्वार के माध्यम से क्या होता है, जो अपचित भोजन है, ऐसा भोजन जो नहीं पचता है, वो जो है अंधनाल फिर कॉलन में होते हुए या वृहदांत्र से होते हुए कहाँ आ जाता है, मलाशय में
आकर के इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वार के माध्यम से फिर शरीर के बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये सारे के सारे नाम क्या है बेटा, ये आहार नाल के सारे नाम हैं, ठीक। और आहार नाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो आप इसको क्या कर रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम के पर्पज से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर देखते हैं कि जो मनुष्य में पोषण है वो कितनी क्रियाओं में होता है। वो 5 तरह होता है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है भोजन को लेने की। जब हम लोग भोजन को लेते हैं, जब हम लोग भोजन को मुख गुहा में लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। तो भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे, ठीक। तो अंतर्ग्रहण क्या है, भोजन को लेने की प्रक्रिया, भोजन लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। अब आपने जो भोजन लिया है वो भोजन कहां चला गया, हमारे आमाशय में जाकर के इकट्ठा हो गया, ठीक है। मुख गुहा में गया, फिर ग्रसिका से होते हुए कहां आ गया, हमारे आमाशय में, स्टमक में आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और फिर भोजन का पाचन, हालांकि भोजन का पाचन मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है जिसको टाइलिन या फिर सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक। और वो जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो जो पाचन की क्रिया है, अंतर्ग्रहण भोजन को ले लिया और भोजन को लेने के बाद कौन सी प्रक्रिया चालू होती है, पाचन की। पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख गुहा में भी होती है, हमारे अमाशय में भी होती है और हमारी छोटी आंत में भी होती है, ठीक है ना। तो इन 3 जगह पाचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो भोजन को लिया गया है उस भोजन को क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। अब जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो भोजन के पाचन के बाद जो पोषक तत्व हैं उनको क्या किया जाएगा, हमारी छोटी आंत के माध्यम से क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और इस तरह से भोजन को जो पचित भोजन है, ठीक है ना, जो पचित भोज्य पदार्थ है उसको अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे, ठीक। तो जो भोजन पच गया था उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया और अवशोषित करके उसको रुधिर के माध्यम से उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया। लेकिन ऐसा भोजन जो नहीं पचा, जिसको बोलते हैं अपचित भोजन, उस अपचित भोजन को क्या किया जाता है, फिर उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक। अब ये स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण का मतलब है कि वो भोजन जिसको आपने क्या किया था, अवशोषित किया था। अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से जिस भोजन को आपने अवशोषित किया, उस अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों में जो भेजने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलेंगे। तो इस तरह से जो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है, 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहली अंतर्ग्रहण, जिसमें क्या करते हैं, भोजन को लेने की प्रक्रिया होती है। दूसरे के बाद जिस भोजन को लिया गया है उसको पचाया जाएगा, मतलब पाचन। फिर पाचन के बाद जो पोषक तत्व हैं जिसको पाचन के माध्यम से क्या किया गया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था। इस प्रकार जो पोषक तत्व हैं उनको छोटी आंत के माध्यम से क्या किया गया, अवशोषित किया गया। तो अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। अवशोषित करने के बाद रुधिर के माध्यम से उसको शरीर के विभिन्न ऊतकों में जो भेजने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये तो सारी प्रोसेस यहां तक हो गई कि जो पचित भोजन था उसको अवशोषित किया गया, अवशोषित करने के बाद उसका स्वांगीकरण किया गया, मतलब रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में उसको भेजा गया। लेकिन ऐसा भोजन जो नहीं पचता है, आपने मौसम्मी का जूस पिया है, तो जिन जिन बच्चों ने मौसम्मी का जूस पिया है, हालांकि सभी ने पिया होगा, तो जब आप लोग देखते हो कि जब आप लोग दुकान में जाते हो और वहां मौसम्मी का जूस पीते हो तो क्या करते हैं वहां पे कि जैसे ही मौसम्मी को डाला, दूसरी एक तरफ से क्या निकलता है, जूस निकलता है और दूसरी तरफ से मौसम्मी का वो छिलका निकलता है, ठीक है ना। अनार का जूस पियो, एक तरफ जूस निकलता है, दूसरी तरफ उसका छिलका निकलता है। तो अनार का जूस क्या है, अनार का जूस हमारी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन जो उसका छिलका निकल रहा है वो बेकार है। इसी तरह से हम जो भी चीज हम खा रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं, एक फायदेमंद और एक बेकार की। तो जो पचित भोजन है उसको क्या किया गया, अवशोषित कर लिया गया और स्वांगीकरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया गया। लेकिन दूसरा वो हिस्सा जो कैसा था, अपचित भोजन था। तो जो अपचित भोज्य पदार्थ है उसको बड़ी आंत के द्वारा पहले अंधनाल में, देखो ध्यान से, बड़ी आंत के द्वारा पहले अंधनाल में,
फिर वृहदांत्र के माध्यम से होते हुए मलाशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और फिर गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो शरीर के बाहर अपचित भोजन को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है, वो 5 चरणों में पूरी होती है। वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या देखेंगे कि अब शरीर के एक एक आहार नाल के एक एक हिस्से में कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है, यहां पर इसको हम देखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था सबसे पहले भोजन कहां जाता है, सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाएगा और मुख गुहा में हमने आपको बताया वहां पर दांत होते हैं जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट देते हैं। दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वही जीहा क्या करती है, जीभ क्या करती है कि उस छोटे टुकड़ों को क्या करती है, वहां एक लार का स्त्रावण करती है, लार ग्रंथि पाई जाती है और लार ग्रंथि से निकलने वाली लार जीभ के माध्यम से क्या करती है, भोजन को मिक्स करती है। ठीक है ना, भोजन को मिक्स करती है, लुद्दी के आकार का भोजन बनाती है। ठीक, कौन, ये लार ग्रंथि। ठीक है ना, तो ये सारी प्रक्रिया वहां पर होती है। मुंह में क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है। मुख गुहा में क्या होता है, देखो ये लिखा है ना, मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में भोजन का अंतःग्रहण होता है जिसमें भोजन को लिया जाता है। ठीक, इसके बाद दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, फिर जीहा के द्वारा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, किस फॉर्म में, बलस के फॉर्म में, लुद्दी के आकार में। ठीक, वहीं लार ग्रंथि क्या करती है, तो ध्यान से देखो, ये जो लार ग्रंथि है, ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस निकलता है। क्या निकलता है, लार रस निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार कहते हैं। और इस लार रस में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको लार एमाइलेज कहते हैं या उसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। एमाइलेज अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, क्या कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम कहते हैं उसको। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भोजन जाता है ग्रसिका में। कहां जाता है भोजन, भोजन जाता है ग्रसिका में। और ग्रसिका क्या है, तो हमने आपको बताया ग्रसिका एक लंबी, जितना भी कुछ बताया सब यहां लिखा हुआ है। ग्रसिका क्या है, एक लंबी ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की संरचना होती है। तो मुंह से अमाशय तक जो भोजन जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, ग्रसिका के माध्यम से जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हो रही होती है क्रमानुकुंचक गति। क्रमानुकुंचक गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये मूवमेंट क्या है, ये क्रमानुकुंचक गति क्या है बेटा, क्रमानुकुंचक गति क्या है, ये मांसपेशियों का संकुंचन है। क्या है, मांसपेशियों का संकुंचन और शिथिलन। ठीक है, जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं और शिथिल होती हैं, इसके माध्यम से भोजन जो है वो ग्रसिका के माध्यम से होते हुए ऐसे पीछे की तरफ फिर कहां चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। ये जो क्रमानुकुंचक गति है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अमाशय में भी होता है। ठीक है, और छोटी आंत में भी होता है। तो आप याद रखेंगे कि ये कहां होता है, शरीर के लगभग, आहार नाल के लगभग कई भागों में होता है, चाहे फिर वो ग्रसिका हो या फिर वो अमाशय हो या फिर वो छोटी आंत हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया यहां पर होती है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि अमाशय का रोल आ जाएगा। किसका रोल आएगा, अमाशय का। और हमने आपको बताया था क्या कि अमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिनको जठर ग्रंथियां कहते हैं। और इस जठर ग्रंथियां में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। जठर ग्रंथियों से क्या होता है, कई तरह के एंजाइम निकलते हैं, चाहे फिर वो पेप्सिन हो, चाहे फिर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या फिर वो म्यूकस हो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्म कहते हैं। तो कितनी तरह की चीजें जठर ग्रंथियों से निकलती हैं, 3 तरह की। एक एंजाइम हो गया जिसको क्या कहते हैं, जिसको पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेप्सिन कहते हैं। ठीक, ये पेप्सिन क्या करता है, तो ये जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। आपको क्या याद रखना है, जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब आप सोच रहे हो सर HCl की हमारे पेट में जरूरत क्या है, तो HCl की जरूरत ये है कि ये जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म में, कौन सी फॉर्म है, एक्टिव। लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में होता नहीं है। ये कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव रूप में होता है। और इसका इनएक्टिव रूप क्या होता है, पेप्सिनोजन। क्या होता है, पेप्सिनोजन। जो जठर ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलता है वो पेप्सिनोजन होता है। और पेप्सिनोजन कौन सा फॉर्म है, इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन क्या है बेटा, इनएक्टिव है, मतलब निष्क्रिय है। ठीक है ना,
पेप्सिन क्या है? पेप्सिन निष्क्रिय है, सॉरी पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। लेकिन इस इनएक्टिव को निष्क्रिय को पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है? तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए कौन आता है? HCl आता है। तो ये HCl क्या करता है? ये HCl पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। किस तरह से सहायक होता है कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव है, सक्रिय रूप है, लेकिन ये सक्रिय रूप में कब आता है? तो ये सक्रिय रूप में आता है जब HCl आता है। तो जो जठर ग्रंथियां हैं वो पेप्सिनोजन को निकालती हैं, पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में हमारे पेट में पड़ा रहता है, और फिर HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है, मतलब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो HCl का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको यहां पर याद रखेंगे। वहीं ये जो HCl है, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, तो हमारे अमाशय की दीवार, जो हमारे अमाशय के अगल बगल की जो दीवार होती है उसको नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए क्या होता है? ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये श्लेष्म का स्त्रावण करती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं? श्लेष्म का स्त्रावण करती हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको म्यूकस भी कहते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस इस HCl से अमाशय की दीवार की मदद करता है। तो अमाशय के आंतरिक अस्तर की जो रक्षा करता है अम्ल से, वो कौन करता है? श्लेष्म करता है, म्यूकस करता है। तो ये रोल किसका है? ये रोल अमाशय का है। ठीक, जब अमाशय के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं आंत में, और आंत में हमने आपको बताया था कि आंत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत है उसके भी 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? ग्रहणी, दूसरा क्या होता है? अग्र क्षुद्रांत, और तीसरा क्षुद्रांत। तो जो ग्रहणी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ग्रहणी के दाएं और बाएं भाग में क्या? यकृत और पैंक्रियाज होते हैं। यकृत से निकलता है पित्त रस, और पैंक्रियाज मतलब कि अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। तो पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों आकर के कहां मिल जाते हैं? छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आकर के दोनों मिल जाते हैं। ठीक, आप फिर से याद रखेंगे, यकृत से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस। ठीक है ना? मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, यकृत से निकलने वाला पित्त रस, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस। ठीक है, यकृत से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, ये दोनों मिल करके, ये दोनों कहां मिलके निकलते हैं? ये दोनों किसमें मिल जाते हैं? ग्रहणी में जाकर के। किसमें चले जाते हैं? ये चले जाते हैं ग्रहणी में। ठीक, और ग्रहणी किसका भाग है बेटा? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। तो यकृत से निकलने वाला पित्त रस, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, ये दोनों किसमें मिल जाते हैं? ग्रहणी में मिल जाते हैं। और ग्रहणी में मिलकर के क्या करते हैं? पित्त रस भी क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है बेटा? ये क्षारीय होता है। और अग्नाशयी रस भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। ये हम यहां पर आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। तो जब ये दोनों आकर के ग्रहणी में मिलते हैं तो क्या करते हैं? अमाशय से जो भोजन आ रहा होता है उसमें HCl होता है, तो अमाशय से आने वाले भोजन की अम्लीयता को क्या करते हैं? दूर करते हैं, और उसमें उस भोजन में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम ये करते हैं। ठीक, तो यकृत, पित्त रस और अग्नाशयी रस के यहां पर 2 मेन काम हो गए। पहला क्या? पहला इसका मेन काम हो गया कि दोनों ये क्षारीय हैं, तो भोजन की अम्लीयता को दूर करते हैं। दूसरा, भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनको भी नष्ट करने का काम, खत्म करने का काम करते हैं। और ये दोनों कहां आकर के मिलते हैं? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कहां आकर के मिलते हैं? ग्रहणी में। और ग्रहणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिओडिनम कहते हैं।
क्या कहते हैं, डियोडिनम कहते हैं। ठीक है, किसका भाग है बेटा, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक, तो छोटी आंत का यहां पर डियोडिनम का ये रोल हो गया। इसके बाद एक होता है अग्र क्षुद्रांत और फिर आता है क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत का क्या काम है, क्षुद्रांत में निकलता है आंत रस। कौन सा रस निकलता है, आंत रस निकलता है। और ये आंत रस क्या करता है, भोजन के पाचन में ये भी मदद करता है। हमने आपको बताया था भोजन के पाचन में कौन कौन मदद करता है, मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम। ठीक, और कौन सा एंजाइम, एक तो एमाइलेज है और एक होता है टाइलिन। ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे, शायद नहीं लिखा था। एक तो एमाइलेज हो गया और इसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, फिर इसके बाद पाचन की क्रिया कहां होती है, फिर पाचन की क्रिया होती है अमाशय में, और ये सारी की सारी प्रक्रिया है। इसके बाद तीसरी पाचन की प्रक्रिया कहां होती है, वो होती है क्षुद्रांत में। क्यों, क्योंकि क्षुद्रांत में निकलता है आंतरस। क्षुद्रांत में क्या निकलता है बेटा, आंतरस निकलता है। और ये आंतरस क्या करता है, तो ये आंतरस जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा, वसा को तोड़ देगा वसी अम्ल में। ठीक है, और प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में। तो इसका मतलब कि आंतरस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, आंतरस में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है क्षुद्रांत में। तो जो चीज हमने अभी आपको यहां पर जो अभी हमने आपको यहां पर पॉइंट बताया, ये कि यकृत और अग्नाशय से किस तरह से ये निकलता है और यहां पर किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, वही यहां पर लिखा हुआ है। क्या कि यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से क्या स्त्रावण होता है, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस में क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है। पित्तरस में क्या पाया जाता है बेटा, पित्त लवण पाया जाता है। और यह पित्त लवण क्या करता है, यह वसा की, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। और अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, तो अग्नाशयी रस में पाया जाता है एमाइलेज। अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, अब ये करते क्या है, तो बेटा ये जो ट्रिप्सिन है, देखो एक एक का यहां पर काम देखते हैं। जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। वहीं ये जो लाइपेज है, ये जो लाइपेज है, ये वसा का पाचन करता है और वसा को किसमें तोड़ देता है, वसी अम्ल में तोड़ देता है। अगर एमाइलेज की बात करते हैं तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और ये पॉलीसेकेराइड को किसमें तोड़ देता है, मोनोसेकेराइड में। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो इस तरीके से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो तीनों कहां से निकलते हैं, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ये तीनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में मदद करते हैं। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, पेप्टोन्स में और प्रोटीएजेस में। पेप्टोन्स में तोड़ता है और प्रोटीएजेस में तोड़ता है। ठीक, वहीं जो लाइपेज है वो वसा को वसी अम्ल में तोड़ता है और एमाइलेज है वो स्टार्च को जो है ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया कहां होती है, ये छोटी आंत में ही होती है। ठीक है, क्षुद्रांत में ही ये प्रक्रिया हो रही है, जिसमें क्या कर रहे हैं, यकृत और अग्नाशय अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक, वहीं यहां पर दीर्घ रोम भी पाए जाते हैं। कहां पर, छोटी आंत के ग्रहणी वाले
सॉरी, छोटी आंत के जो क्षुद्रांत वाला भाग है, उस क्षुद्रांत वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है, ये क्या करते हैं? ये उंगली के आकार की संरचना होती है, और उंगली के आकार की ये जो संरचना है, जिसको हम लोग दीर्घ रोम या माइक्रोविलाई कहते हैं, या इनको मैक्रोविलाई भी कहते हैं। जो छोटे होते हैं उनको माइक्रोविलाई, जो बड़े होते हैं आकार में उसको मैक्रोविलाई कहते हैं। ये छोटी आंत के क्षुद्रांत वाले भाग में जो अवशोषण की प्रक्रिया हो रही होती है, जो अवशोषण की प्रक्रिया हो रही होती है, उस अवशोषण की प्रक्रिया के लिए जो उसका क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपको जो है 2 किलोमीटर जाना है, और 2 किलोमीटर की रास्ता कैसी? एकदम सीधी रास्ता है। कैसी है? एकदम सीधी रास्ता है। अब आपको एकदम सीधी रास्ता में जाना है, ठीक है, और रोड एकदम सीधी है, तो आपको जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आराम से बाइक से या कार से, जिससे भी है, आप आसानी से चले जाएंगे। लेकिन यही 2 किलोमीटर की रास्ता में क्या हो? बहुत सकरी रास्ता हो। कैसी? बहुत सारे मोड़ हो, है ना। जब बहुत सारे मोड़ होंगे तो आपके गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होगी? स्लो होगी। बताओ भाई, बहुत तेजी स्पीड में तो आप नहीं जाओगे ना, कि नहीं बहुत तेजी स्पीड में आप बढ़ा करके जा रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। तो क्या होगा कि आप बहुत आराम से होते हुए आप वहां से जाएंगे। ठीक, तो अगर रास्ता एकदम सीधा है तो आपकी गाड़ी की स्पीड एकदम ज्यादा होगी, है ना, एकदम 60 70 80 की स्पीड में जाओगे और 2 मिनट में उस जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रास्ता कैसी है? रास्तों में बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ हैं, तो आपकी स्पीड धीमी होगी। क्यों? क्योंकि आपको हर थोड़ी देर में क्या करना है? मुड़ना है। तो इसी तरीके से ये जो विलाई है, ये विलाई कहां पाए जाते हैं? क्षुद्रांत वाले भाग में पाए जाते हैं। और अगर आप क्षुद्रांत का स्ट्रक्चर देखो, अगर आप क्षुद्रांत का संरचना देखो, तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था कि ये क्या? ये क्षुद्रांत वाला भाग है। देखो ये लिखा है क्षुद्रांत, ये क्षुद्रांत वाला भाग, और ये कैसा है? बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है कि यहां पर तुरंत स्पीड से नहीं जा सकता है भोजन को बहुत आसानी से जाना पड़ेगा। और जब यहां से भोजन गुजरेगा तो यहां पर क्या है? विलाई। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से जब भोजन गुजरेगा तो यहां पर क्या है? विलाई है, मतलब कि दीर्घ रोम है। और ये दीर्घ रोम क्या करेंगे? ये दीर्घ रोम भोजन को और ज्यादा वहां पर उसको रोकेंगे। क्यों? जिससे भोजन के अवशोषण की जो प्रक्रिया है, जितने भी भोजन में पोषक तत्व हैं, जिनका यहां पर क्या हुआ है? पाचन हुआ है। तो जब भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, उनको क्या कर लिया जाए? अवशोषित कर लिया जाए। तो अवशोषित करने के लिए क्या होंगे? ये दीर्घ रोम पाए जाएंगे। तो ये दीर्घ रोम क्या करेंगे? अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे, उसका सतही जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देंगे। क्यों? जिससे ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाए? अवशोषित कर लिया जाए। ठीक, तो पहली प्रक्रिया कौन सी होगी? अंतर्ग्रहण, भोजन को लेना। दूसरी ये हो गई सारा का सारा पाचन, और तीसरी प्रक्रिया हो गई अवशोषण। ठीक, अब इस अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? स्वांगीकरण की प्रक्रिया होगी। और स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा? जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, उस अवशोषित भोज्य पदार्थ को बड़ी आंत में भेजा जाएगा, और बड़ी आंत में अंधनाल, और फिर अंधनाल के माध्यम से फिर रुधिर, और रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों में भेज दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण बोलेंगे। लेकिन जो अपचित भोज्य पदार्थ है, ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें कोई भी पाचन नहीं हुआ है, कोई भी पाचन की जरूरत नहीं थी, इस तरह का जो अपचित भोज्य पदार्थ है, उसको क्या किया जाएगा? उसको ये जो क्या बोलते हैं, है ना, वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं, या इसको अपचित भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं। ये जो अपचित भोज्य पदार्थ है, जल का अवशोषण करके अपचित भोज्य पदार्थ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो पोषण की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। और वो 5 चरण कौन कौन से होते हैं? तो वो 5 चरण है मनुष्य में पोषण। और मनुष्य में पोषण के 5 चरण क्या क्या है? पहला हो गया अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को लेना। फिर हो गया पाचन, मतलब जो भी भोजन आपने लिया है उसको पचाना, और पचाने के बाद उसमें जो भी पोषक तत्व हैं उसको क्या करना? अवशोषित करना। तो तीसरी प्रक्रिया क्या हो गई? अवशोषण। अब अवशोषित करने के बाद उसको रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। तो ये जो शरीर के विभिन्न भागों में जो पोषक तत्व हैं उनको रुधिर के माध्यम से जब भेजा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। और इसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको गुदा के माध्यम से एक निश्चित समय में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो जो मनुष्य में पोषण है उसकी कितनी स्टेप है? 5 स्टेप है।
5 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होती है और इन 5 चरणों को हम लोगों ने यहां पर आसानी से समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिकीय श्वसन देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कोशिकीय श्वसन देखेंगे कि यह कोशिकीय श्वसन क्या है। पोषण वाला टॉपिक यहां पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं श्वसन की, और जब हम श्वसन की बात करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था, श्वसन क्या होता है। देखो, श्वसन और सांस लेना दोनों में ही अंतर है। ठीक है, सांस लेना बहुत आसान है, आप आसानी से सांस ले रहे हो। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, वातावरण में जो ऑक्सीजन है या जो भी गैसेस है वो हमारे अंदर जाती है, जिसमें से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और हमारे शरीर के अंदर ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन श्वसन क्या है, श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में आपने जो भोजन लिया है, आपने जो भोजन लिया है और स्वांगीकरण के माध्यम से वो आपके ऊतकों में चला गया है, तो आपके ऊतकों में वो भोजन चला गया है। ठीक, अब वो भोजन किस रूप में गया है, आपने देखा था स्टार्च को किस में तोड़ा था, ग्लूकोज में। स्टार्च को किस में तोड़ा गया था, ग्लूकोज में। ठीक, तो ये भोजन आपके ऊतकों में किस रूप में इकट्ठा है, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। किस रूप में इकट्ठा होता है बेटा, ग्लूकोज के रूप में। ठीक, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज के रूप में आपके ऊतकों में है। ठीक, टिश्यूज में है। अब आपने क्या किया, सांस लिया। सांस लेने के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में गई, फिर फेफड़ों के बाद रुधिर के माध्यम से आपके ऊतकों में पहुंच गई। ठीक, तो अब ऑक्सीजन कहां चली गई, ऊतकों में चली गई। तो ऊतक में ये ग्लूकोज भी था और ऊतक में क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन। अब ऊतकों में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंच गई तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और किस में तोड़ देगी, इसको तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और इसके अलावा निकलेगी बहुत ज्यादा ऊर्जा, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाएगी। तो कितने एटीपी निकलेंगे, 38 एटीपी निकलेंगे। कितने एटीपी निकलेंगे, 38 एटीपी। ठीक है ना, जिन बच्चों को एटीपी का पूरा नाम नहीं पता है तो यहां पर लिख दे रहे हैं। एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एडिनोसिन टी से हो गया ट्राई और पी से हो गया फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी। अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखते हैं। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, ये एटीपी का पूरा नाम है। तो ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया कहां हो रही है, ऊतकों में हो रही है। ठीक है, और ऊतक किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका मतलब यह प्रक्रिया कहां हो रही है, कोशिका में हो रही है। ठीक, और कोशिका में क्या प्रक्रिया हो रही है, भोजन को या ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है। तो जब भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। कितने एटीपी पाए जाते हैं, 38 एटीपी होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है भोजन का ऑक्सीकरण। जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और भोजन के ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया कहां हो रही है, टिश्यू में हो रही है, ऊतक में हो रही है। ऊतक किससे बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। तो कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, जल निकलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, तो आइए परिभाषा को पढ़ते हैं कि पोषण प्रक्रम के दौरान, पोषण मतलब पोषण के दौरान, पोषण में क्या किया गया था, भोज्य पदार्थों को लिया गया था ना। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई जो खाद्य सामग्री है, जो भी आप लोगों ने भोजन लिया है, उस खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में, कहां पर,
कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यह जो ऊर्जा उत्पादन है, इस ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक, तो ये जो भोजन का विखंडन है मतलब क्या? भोजन का ऑक्सीकरण। आप विखंडन की जगह पर एक शब्द लगा सकते हैं, क्या? ऑक्सीकरण। ठीक, तो विखंडन की जगह आप क्या शब्द यहां पर लगा सकते हैं? ऑक्सीकरण शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो भाई जो भोजन का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का टूटना। और यह भोजन कब लिया गया था? पोषण की प्रक्रिया के दौरान लिया गया था। ठीक, यह प्रक्रिया कहां हो रही है? तो यह प्रक्रिया कोशिकाओं में हो रही है। तो कोशिकाओं में होने वाले भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को, कोशिकाओं में होने वाले भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गई। एक बात यहां पर हम आपको और बता दें, क्या कि ये जो भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूटता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी टूटता है। दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीश्वसन कहेंगे। जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनऑक्सीश्वसन कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट के माध्यम से भी हम इसको यहां पर समझते हैं। क्या समझते हैं? हम यहां पर देखते हैं कि यह क्या है बेटा? यह ग्लूकोज है। क्या है? ये ग्लूकोज है, जिसमें आप जहां पर क्या लिखा है? C6H12O6 लिखा हुआ है। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यह प्रक्रिया कहां पर हो रही है? यह प्रक्रिया हो रही है कोशिका द्रव में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि यह प्रक्रिया कहां हो रही है? कोशिका द्रव में हो रही है, जहां पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, ग्लूकोज किस में टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। किसमें टूटता है बेटा? पाइरुवेट में टूटता है। ठीक, अब ये जो ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा है, अब यहां पर इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद हमने आपको बताया कि या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा या अनुपस्थिति में। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी। ठीक, और यह प्रोसेस कहां होगा? यह प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह प्रोसेस कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये ग्लूकोज या पाइरुवेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 38 एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक, प्रोसेस कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक प्रक्रिया क्या होती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। और जब यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो अनुपस्थिति में यहां पर दो प्रक्रियाएं हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? दो। एक अनुपस्थिति यहां पर है, एक ऑक्सीजन का अभाव यहां पर है। ठीक है ना। अब ये दो कैसे हैं? तो दो अलग अलग जगहों पर है। ठीक है ना। अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो अगर ये किसके माध्यम से हो रहा है? ईस्ट के माध्यम से। ईस्ट क्या है? एक कवक है, फंगस है। ठीक है, अगर ये किसके माध्यम से है? ईस्ट के माध्यम से हो रहा होता है तो इसमें क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। एथिल अल्कोहल इसको कहते हैं। ये एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किसके माध्यम से हो रहा है? यह ईस्ट के माध्यम से हो रहा है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किण्वन को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में किण्वन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया अगर ईस्ट के माध्यम से हो रही है तो इसको किण्वन कहते हैं, जिसमें क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक, वहीं दूसरी बात, अगर यह प्रक्रिया कहां हो रही है? हमारी मांसपेशियों में हो रही है। कहां हो रही है बेटा? अगर यह प्रक्रिया हमारी मांसपेशियों में हो रही है तो आपने देखा होगा जब आप लोग बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं तो क्या होता है? आपके शरीर में जो है दर्द होने लगता है। तो दर्द क्यों होने लगता है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में यह ग्लूकोज टूटता है। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है और उस प्रक्रिया में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। उस प्रक्रिया में क्या बनता है बेटा? लैक्टिक अम्ल बनता है। यह लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है और मांसपेशियों में इकट्ठा होकर के
क्या करता है, एक मसल क्रैम्प जो है कॉज करता है। तो यह प्रक्रिया भी किसमें होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में टूटता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। तो ये आपके यहां पर इस तरह से डिफरेंस भी पूछता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कह सकते हैं, ऑक्सी श्वसन, और इसको क्या कह सकते हैं, अनऑक्सी श्वसन। तो इसको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, या वायवीय और अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये यहां पर डिफरेंस लिखा हुआ है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वही जो वायवीय श्वसन है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, मतलब पूरी तरीके से ग्लूकोज टूटता है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, या फिर जिसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो ये वायवीय श्वसन है, ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, जो वायवीय श्वसन है इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा निकलती है, इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वो 38 एटीपी है। कितना होता है, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और अनाश्रित श्वसन में कितनी निकलती है, 2 एटीपी यहां पर निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चीजें यहां पर देखी, और जिसमें हम लोगों ने क्या समझा, जिसमें हम लोगों ने मनुष्य के पोषण को समझा। ठीक, और किस तरीके से जो श्वसन की प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होती है, इस पॉइंट को यहां पर हम लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में। आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।